हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर जैसा कि हम आप सभी के आधार को मजबूत कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हो चुकी है। आज हम यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन और पुर्तगाली और डचों ने क्या क्या किया इस पर बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। आजकल एग्जाम के जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसमें प्राचीन भारत से क्वेश्चन और आधुनिक भारत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जबकि मिडाइवल से कम प्रश्न आते हैं। 2-3 दिन में हम जो ल्यूसेंट में टेबल कंटेंट दिया हुआ है इतिहास के आखिरी में उसे याद करेंगे और बड़ा मजा आने वाला है जब आपको खूब सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बेस को मजबूत करते हुए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। हमें बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट ये पता है कि भाई भारत में व्यापार करने के लिए अनेक कंपनियां आती हैं। आप सब जानते हैं कि मुगलों का जो एम्पायर था, मुगलों का जो साम्राज्य था, उस दौरान भारत में अनेक व्यापारिक कंपनी यूरोप से आई, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। और इन पुर्तगालियों में वास्को डी गामा ने जो रास्ता है वो खोजा था, इसलिए भारत की खोजकर्ता के नाम से हम वास्को डी गामा को जानते हैं। खैर, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत को खोजा गया। भारत तो हजारों सालों से विद्यमान देश है। अंग्रेजों या दुनिया के समक्ष इसे प्रेजेंट करने का काम वास्को डी गामा ने किया था कि भाई वहां भी एक बहुत अच्छा देश है, ऐसा पुर्तगालियों ने किया। तो अब हम इन्हीं यूरोपीय कंपनी, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर डच आएंगे। कोडिंग से मैं आपको याद करा दूंगा, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि भैया ये लोग आए क्यों थे। ये लोग ठंडे देश के निवासी थे और वहां मसालों का उत्पादन उतना नहीं होता था या होता ही नहीं था। इंसान को गर्म रखने के लिए या खाने को बनाने के लिए या मांस को पकाने के लिए, क्योंकि अधिकांश लोग मांसाहारी होते हैं, तो उसके लिए मसालों की जरूरत होती है और इन्हें मसाले ऐसे ही छोटे छोटे द्वीपों पर मिलते थे, इसलिए इनकी खोज। और दूसरा उद्देश्य था अपने उपनिवेशों को बढ़ाना, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना, जहां उत्पादित होने वाले माल को बेच सके। ऐसे ही कुछ छोटे मोटे से उद्देश्यों के साथ ये लोग भारत आए। आज हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले हम पुर्तगाली पढ़ ले, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी तक कहानी को पढ़कर फिर हम भारत में हुए अंग्रेजों के इवेजन या अंग्रेजों के कब्जे को पढ़ेंगे और फिर कहानी शुरू होगी वही कोडिंग वाली, जिसमें हम खूब सारा कंटेंट बहुत सारा याद करने वाले हैं। पहले ये बेसिक सी बातें 2 दिन में समझ लीजिए। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के द्वारा बनाए गए थे। जब मुगल काल चल रहा था तो मुगल काल के समय हमने देखा कि यूनानी लोग भारत में व्यापार करने आए और यहाँ के सिक्के वहां और वहां के सिक्के यहाँ मिले, जिससे सिद्ध होता है कि भैया इनके दोनों के बीच व्यापार होता था। तो ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार पहली बार यूरोपीय कंपनियों ने, पुर्तगालियों ने शुरू किया, उससे पहले हम इनसे व्यापार करते थे। लेकिन मध्यकाल में व्यापार बाधित हो गया क्योंकि भारत पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो गया और बीच का जो हिस्सा है उस पर भी मुस्लिमों का कब्जा हो गया, जिससे व्यापार बाधित हुआ। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस, ये याद रखना, आप याद रखेंगे कि कोलंबस पहली बार भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन इसे भारत मिला नहीं, अमेरिका मिल गया। तो अमेरिका की खोज करने का काम किसने किया है? याद रखिएगा, कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज कर दी। उसके बाद उसी रास्ते को और ढूंढते हुए आगे बढ़ा। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप, या इसे याद रखना केप ऑफ गुड होप। ये क्या है भैया? देखो, भारत पहुंचने के लिए जो रास्ता है ये अफ्रीका के इस निचले हिस्से, यहाँ यूरोप है और इस अफ्रीका के निचले हिस्से से भारत आए। तो यहाँ जो निचला हिस्सा है, सबसे पॉइंट है दक्षिण का, अफ्रीका के दक्षिण का सबसे छोटा हिस्सा, उसे आशा अंतरीप कहा जाता है। तो आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत पहुंचा था, वो हमें पॉइंट याद रखना है।
तो उत्तमाशा अंतरीप या आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत के आसपास या भारत के कालीकट क्षेत्र पर पहुंच गया, कालीकट तट पर पहुंचा। बहुत सिंपल सी बात हमने बताई कि पुर्तगाली नागरिक या नाविक जो है वास्को डी गामा पहली बार भारत 1498 में आया, ये दुनिया सब जानती है। इस समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य क्या था? आर्थिक लाभ अर्जित करना और मसालों की खोज करना, मतलब व्यापारिक मार्गों की जानकारी के माध्यम से पैसे कमाना या पैसों की व्यापार के मार्ग पर अपना कब्जा या व्यापार पर कब्जा करना, इनका मूल उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक बात समझी, अब हम एक रट्टा मारने वाली बात कर लेते हैं। यहाँ दो अलग अलग बातें हमें याद रखनी है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। पहली बार कौन सी व्यापारिक कंपनी आई थी भारत, तो भी पुर्तगाली कंपनी ही आई थी। लेकिन एक डिफरेंस है, यहां बहुत सारी कंपनी आई, पहले पुर्तगाली आई, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर स्वीडिश आए। तो हमें ये क्रम जो है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर वो हमसे ये पूछता है कि पहली बार कौन नागरिक आया, तो पुर्तगाली। दूसरा नागरिक कौन आया, विदेशी या दूसरे देश के नागरिक, तो वो डच होंगे। डच यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा है, लेकिन ये कंपनी के रूप में तीसरे नंबर पर है, व्यापारिक व्यक्ति के रूप में दूसरे नंबर पे। ये आप याद रखेंगे, इस बात को क्लियर कर लो थोड़ा सा भाई। अगर हमसे पूछा जाए कि कंपनी में सबसे पहले कौन आया, तो फिर पहले नंबर पे आए पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर आए अंग्रेज, तीसरे नंबर पर आए डच। ये कंपनी की बात है। अगर यहां व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में सबसे पहले आए पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर आए डच और तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन व्यक्ति पहली बार भारत में आया, तो पुर्तगाली, फिर दूसरा क्रम होगा डच और तीसरे होंगे अंग्रेज। जबकि व्यापारिक कंपनी की बात की जाए तो पहले नंबर पे होंगे पुर्तगाली और फिर अंग्रेज और फिर डच होगा। एक छोटा सा कोड हमको याद कर लेना है जो हजारों सालों से चले आ रहा है, मैंने नहीं बनाया, किसी और का बना हुआ है, बड़ा अच्छा कोड है, इसलिए मैं भी इसी को आगे बढ़ाऊंगा। पुत्र अड़ा डेड फसा, ये याद रखना है हमें। पुत्र अड़ा और डेड फसा, इतना सा आप याद रख लो तो आपको कंपनियों का क्रम याद हो जाएगा। पुत्र से पू से पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली हमने याद कर लिया। अ से अंग्रेज याद हो जाएगा, ड से डच याद हो जाएगा, डेन से डेनिश याद हो जाएगा, डेनिश, फिर फ्रांसीसी याद हो जाएगा और आखिरी में ये स्वीडिश है, ये याद हो जाएगा। हमें आसानी से इस छोटे से वर्ड की मदद से ये पॉइंट याद कर लेना है। पुत्र अड़ा डेट फंसा, मतलब पुत्र अगर अड़ जाता है तो डेट जो है वो फंस जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। यहां हमको साल भी याद करने के, पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे, अंग्रेज जो है याद रखिएगा 1600 में भारत आए, डच की कंपनी 1602 में आई, जबकि डच 1595 में व्यक्ति आ चुका था जो अंग्रेजों से पहले है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आ गई, ये फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, और आखिरी में सबसे आखिरी में आते हैं स्वीडिश जो 1731 में आए। तो आपको अगर पहला पूछे तो पुर्तगाली, आखिरी पूछे तो स्वीडिश, ऐसे याद रख लेना है। कोड हमने बना लिया, पुत्र अड़ा डेड फसा, डेड फसा, है ना। ये सिंपल सा वर्ड है। पुत्र से पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। बड़ा आसान है। 1731 में आखिरी आते हैं, फ्रांसीसी 1764, 1616, 1602, 1600 और पुत्र 1498 में आया था। बड़ी सिंपल सी बात है। इसे आप चाहें तो शॉर्टकट में नोट कर ले, अपने दिमाग में इसको सेव कर लें, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हमें याद करनी है। ये इनका क्रम था। आगे बढ़ते हैं। अब पुर्तगालियों ने भारत में आकर के क्या क्या धमाल मचाया, क्या क्या बातें की, क्या क्या काम किए, इन सब बातों पर हम फोकस करेंगे। अब हम पूरी प्योरली बातें पुर्तगालियों पर फोकस कर रहे हैं, फिर हम डच पर आएंगे और कल के वीडियो में हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों की बात करेंगे। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। याद रखना, ये आधुनिक भारत के इतिहास की बात चल रही। प्राचीन भारत में यूनानी सबसे पहले आए थे।
तो यहां अगर बात हो रही है और लिखा हुआ है तो फिर यूरोपीय अगर पूछा जाएगा तो आंसर बनेगा पुर्तगाली, और अगर यूरोपीय ना पूछा जाए तो फिर आंसर बनेगा, जैसे क्वेश्चन बन गया कि भारत आने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन थे, तो आंसर यूनानी होगा, और भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे, तो फिर आंसर पुर्तगाली होगा। उत्तर माशा या आशांतरी होते का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद, ये वक्त याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया है, अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाले गाइड की सहायता से 20 मई 1498, तारीख भी याद कर ही लो, 20 इसमें से मई भी है और 1498 भी है, ये साल पूरा याद कर लो। मैं कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, जिसका नाम था कप्पकड़ुआ, क्या नाम है, कप्पकड़ुआ नामक स्थल पर वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ उतरा। बहुत सिंपल सी बात है, याद हो गई होगी। किसने स्वागत किया भैया, ये भी क्वेश्चन बना। कालीकट के तत्कालीन हिंदू राजा, जिसका नाम क्या था, जमोरिन, उसको उपाधि मिली थी जमोरिन की, याद रखना। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो बड़ी आसानी से दो बातें हमें यहाँ रट लेनी है। वास्को डी गामा भारत में मसालों को लेकर स्वदेश लौटा, मतलब खुद के देश चला गया। पूरी यात्रा में उसका जो खर्चा हुआ उससे 60 गुना ज्यादा पैसे उसको मिले। माने अगर 100 रुपए का खर्चा हुआ तो उसने 6000 रुपए कमाए। तो इससे बहुत उसको इंटरेस्ट आया कि यार यहाँ तो बड़ा पैसा है। पेट्रो अल्वारेज केब्राल, ये 1500 में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। तो आजकल एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही हो गया, चांद पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। तो आजकल वो पहला पूछता ही नहीं, वो दूसरा पूछता है, तीसरा पूछता है। तो हमें ये दूसरा तीसरा याद रखना, इसलिए याद रखना दूसरा व्यक्ति है पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ये दूसरा व्यक्ति था। और तीसरा फिर से एक बार वास्को डी गामा ही आ जाता है। हमने 3 याद रख लेने हैं, 3 तक के याद रख लो, फिर कंपनीज पर बनेंगे, क्योंकि अब ये एक कंपनी बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और फिर व्यापार करने भारत आएंगे। वहां से स्टोरी फिर शुरू होगी। पुर्तगालियों में अब जो संस्थागत रूप से, मतलब राजा की तरफ से जो व्यक्ति आएगा वो आएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये गवर्नर है। उनकी तरफ से एक जिम्मेदार सरकारी आदमी है फ्रांसीसियों की तरफ, सॉरी पुर्तगालियों की तरफ से। नाम फ्रांसिस्को है, फ्रांसीसी है नहीं, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। क्या नाम है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये 1505 में आया और 9 तक भारत रहा। अल्मेडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर। अब गवर्नर कौन होता है भैया, गवर्नर को हम कह दो राज्यपाल या प्रशासक कह दो, जो वहां के राजा ने यहां भेजा है कि यहाँ के क्षेत्र पर कब्जा करना है भैया, इसलिए कब्जा भेजो। अल्मीडा जो है, ये इसका नाम है अल्मीडा। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। हिंद महासागर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जिससे व्यापार शांतिपूर्वक हो सके, इसलिए उन्हें शांत जल नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो फिर आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नाम याद हो क्या। अगर ये ना पूछे तो फिर पुर्तगालियों ने नीले पानी की नीति, क्या नाम है, नीले पानी की नीति, नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी भारत के लिए। तो याद रखना हिंद महासागर का जो रास्ता है उस पर कब्जा करने के लिए पुर्तगालियों ने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। 1508 में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें गुजरात के महमूद बेगड़ा नाम का राजा, ये महमूद बेगड़ा उस समय गुजरात का राजा हुआ करता था, इसके साथ 2 और सेनाएं थी, एक मिस्र की सेना थी और एक तुर्की की सेना थी। इन 3 सेनाओं को एक युद्ध में, जिस युद्ध का नाम चोल युद्ध है, अभी चोल साम्राज्य नहीं है, संघर्ष में जिसका नाम है चोल युद्ध, उसमें हरा दिया। और 1509 में तीनों शक्तियों को पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया और पूरे तरीके से उस रास्ते पर खुद का कब्जा कर लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। पहले पुर्तगाली व्यक्ति आता है, ये अपने देश जाकर के अपने राजा को बताता है कि वहां तो खूब पैसा है, उस रास्ते पर कब्जा कर लेते हैं, अपन ही व्यापार करेंगे। तो ये एक व्यक्ति जिसका नाम है क्या, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसको गवर्नर अर्थात अधिकारी बना करके भेजते हैं कि जाओ भाई कब्जा करो उस रास्ते पर। वो आता है, धीरे धीरे कब्जा करता है। 1505 में वो आया और 1509 में उसने एक युद्ध लड़ा जिसको हम चोल युद्ध कहते हैं। और इस चोल युद्ध में उसने 3 सेनाओं को एक साथ हराया। पहला तो गुजरात का राजा जो उस समय एक मुस्लिम शासक था,
उसकी सहायता दो और मुस्लिम राजाओं ने की, मिस्र के राजा ने और साथ में तुर्कियों के राजा ने। तो तीनों राजाओं की सेना को एक साथ हरा करके पुर्तगालियों ने हिंद महासागर का जो रास्ता था उस पर कब्जा कर लिया। इसको बहुत आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करना। इसके बाद अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क, ये दूसरा व्यक्ति आता है, अब दूसरा गवर्नर आ गया अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क। पहला कौन था? देखो, पहला है अल्मेडा और दूसरा है अल्बुकर्क, दो याद हो जाएंगे। अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अब यही तो असली में भारत में फैक्ट्री वैक्ट्री खोल करके व्यापार शुरू करेगा। सिंपल सी बात है। इसने कोचिंग को अपना मुख्यालय बना लिया। क्या बना लिया? कोचिंग। आप जो कोचिंग पढ़ रहे हो ना, ये कोचिंग को उसने मुख्यालय बना लिया। 1510 में इसने अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लिया। अब देखो, भारत का एक हिस्सा भी जीत लिया कि यहीं पे फैक्ट्री खोलेंगे और यहीं से व्यापार होगा। बड़ी आसान बात है ये। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का, ये मलक्का द्वीप है, पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे ये पूरे इंडोनेशिया वाले हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। तो अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया, पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया पर कब्जा किया। याद रखना, फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हार्मूज द्वीप पर उसका अधिकार हो गया और 1515 में उसने पूरा अधिकार इस पर कर लिया। पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह करना शुरू कर दिया और विजयनगर का एक राजा हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था कृष्ण देव राय, जो बहुत महान राजा था, जिसके बारे में बाबर ने लिखा बाबरनामा में कि भारत का सबसे बड़ा सम्राट ये है, कृष्णदेव राय है। उससे इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, क्योंकि इनको पता है ये तो बहुत मारेगा भैया, इससे तो दुश्मनी कर ही नहीं सकते। तो ऐसे पुर्तगालियों के दो गवर्नर हमने बहुत आसानी से पढ़े। कौन कौन से? फ्रांसिस्को द अल्मेडा और अल्बुकर्क। अल्मेडा और अल्बुकर्क, ये दोनों हमको याद रखने, इनके काम याद रखने। आगे बढ़े। अल्बुकर्क ने क्या और एक काम करवाया? पुर्तगालियों ने फादर लुई, ये याद रखना, फादर लुई को विजयनगर दरबार में भेजा और कन्नूर और भटक्कल में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा ले ली। किससे ले ली? वही कृष्णदेवराय से ले ली। उसी के वंशज जो राजा हुआ करते थे उनसे इसने विजयनगर के राजाओं से स्वीकृति ले ली। 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया। उस चर्च का नाम याद रखना जो आज भी है, सेंट जेवियर चर्च। ये याद रखना। भारत में ईसाई धर्म आया पुर्तगालियों से, उसके बाद अंग्रेजों से, या फिर फ्रांसीसी, और ये सब ईसाई धर्म के देश थे। मुस्लिम धर्म तो मध्यकाल में आ चुका था, ईसाई धर्म आया आधुनिक काल में, और उसमें पहली चर्च भारत में खोली कहां? गोवा में। और ये गोवा में जो पहली चर्च खोली गई जिसका नाम था सेंट जेवियर, क्या नाम था? सेंट जेवियर। ये आज भी है, याद रखना, भारत का पहला चर्च है सेंट जेवियर, जो पुर्तगालियों ने 1515 में गोवा में खोला था या स्थापित किया था। अब तीसरा व्यक्ति आएगा, नीनो दी कुन्हा। नाम क्या है? नानाजी कुन्ना, है ना। इसका नाम कितना आसान है, नीनो जी कुन्ना, है ना। तो नीनो जी कुन्ना जो है, इनने पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कोचीन में था, जिसे 1530 में गोवा स्थापित कर लिया, क्योंकि उनको मंदिर जाने, मस्जिद जाने या चर्च जाने के लिए बार बार गोवा जाना पड़ेगा, तो वो ना हो इसलिए ये यहीं पे ले आए। पुर्तगालियों ने 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। और ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट प्रश्न, कि गोवा में तो ईसाइयों ने भारत के किस क्षेत्र में ईसाई न्यायालय की स्थापना की थी? याद रखना, गोवा में की थी। कब की थी? 1560 में। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तो दी इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? एस्तो दी इंडिया नाम दिया गया था। 1961। अब देखो, यहां 1560 की कहानी चल रही है, अब मैं सीधे 1961 पे चला गया। 1560 से 1961 कितने साल हो गए? लगभग 301 साल। 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900, 400 साल हो गए। इन 400 सालों तक उन्होंने गोवा पर राज किया। याद रखना, आजादी के बाद में गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगालियों के अधिकार में ही रहा। पुर्तगालियों ने दिक कार्टेज अरमेड काफिला व्यवसाय, ये एक शब्द है, काफिला व्यवसाय द्वारा एशियाई व्यापार का गहरा प्रभाव डाला। इन्होंने काफिला व्यवस्था चालू की थी। क्या थी काफिला व्यवस्था? कि हिंद महासागर से कोई भी व्यापारिक जहाज निकलता तो उसके आगे 2 पुर्तगाली जहाज, पीछे 2 पुर्तगाली जहाज उसकी रक्षा करते हुए चलते थे कि कोई उसे लूट ना ले, और इसके बदले में ये बहुत सारा पैसा कमाते थे।
आजादी तक इन्होंने ये सिस्टम को बनाए रखा जिसे हम काफिला व्यवस्था कहते हैं। याद रखना, काफिला व्यवस्था किसने बनाई थी? पुर्तगालियों ने बनाई थी। जब अंग्रेजों का बहुत अच्छा भारत में साम्राज्य स्थापित हो गया, तब भी काफिला व्यवस्था ही चलती थी जो पुर्तगाली चलाते थे। याद रख लेना, कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज अर्थात काफिला अर्थात परमिट के बिना अरब सागर में नहीं प्रवेश कर सकता था। इसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़ता था और ये बहुत पैसे का एक सोर्स था पुर्तगालियों के लिए, और उसी से खुश थे वो, क्योंकि छोटा सा देश, खूब पैसा आ रहा भैया इनके व्यापार से। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों की जो हायरार्की रही उसे क्रम से एक बार साल के साथ समझ लेते हैं, पुर्तगालियों की स्टोरी समाप्त हो जाएगी। पहले वास्को डिगामा कालीगट या केरल के तट पर या मालाबार के तट पर पहली बार पहुंचा, कब? 1498 में, और 1499 में वापस चला गया। 1500 में पेट्रो अल्बारेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति आया। फिर 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आ गया। ये 2 बार हो गया, 3 लोग हमने याद कर लिए। प्रथम फैक्ट्री जो है वो इन्होंने कोचिन में खोली। कहां खोली? कोचिन, केरल में। जबकि दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में खोली थी, याद रख लेना। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा था और उसने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अब ये जो फैक्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? ये वाला। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों ने की थी। एकदम सॉलिड सा फैक्ट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। ये याद रख लेना है ना, नीले पानी की नीति और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम तंबाकू की खेती भारत में की। अगर पुर्तगाली नहीं होते तो भारत का कोई भी व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता, और तंबाकू नहीं होता तो आज भारत के लोगों को कैंसर नहीं होता। तो भारतवासियों को अवगत कराया। 1661 में पुर्तगालियों ने बंबई शहर को दहेज में अंग्रेजों को दे दिया, जब पहले बंबई पे भी उनका कब्जा था, जो उन्होंने दहेज में अंग्रेजों को दे दिया कि चाहो दहेज ले लो। सिंपल सी बात है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ये आपके दिमाग में सेट हो जाए, पुर्तगालियों की कहानी खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं डचों को। कल हम अंग्रेजों को पढ़ेंगे, वो बड़ा चैप्टर है, इसलिए पहले डच पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो डच पहले आ गए थे अंग्रेजों से, कंपनी के रूप में बाद में आए। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। कहां के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। उस देश का पहले नाम हॉलैंड हुआ करता था, नया नाम उसका नीदरलैंड है। पुर्तगीजों के बाद डच ही भारत आए थे। 1595-96 में कार्नेलियस द हाउटमैन या कार्नेलियस द हस्तमान नाम मिलता है, के नेतृत्व में भारत प्रथम डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था, बड़ी सी कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसकी स्थापना की गई और इस कंपनी का मूल नाम वीओसी रखा गया। याद रख लेना, वीओसी काम का नहीं है। कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया गया और वे सबके सब एक बोर्ड के रूप में काम करते थे और वे भारत पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में खोली गई। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर भारत का नक्शा बनाएंगे तो यहां आए हैं पुर्तगाली। कौन आए हैं? पुर्तगाली। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पहली बार आए हैं डच। यहाँ इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। डचों ने पीपली में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और 1563 में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने दूसरी कोठी खोली। अब चिनसुरा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। चिनसुरा में डचों के किले की स्थापना होती है जिसका नाम है गुस्तावुस फोर्ट। क्या नाम है? गुस्तावुस फोर्ट। ये आज भी है, भारत का एक विरासत स्थल है ये, याद रखना। गुस्तावुस फोर्ट जिसे डचों ने बनाया था, टूट चुका है। खैर 1505 में मुसलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना कर ली और फिर इसे ही अपना मुख्यालय बना दिया। और यहीं पर चंद्रगिरी के राजा से जो जगह मिली थी इनको, यहीं पर उन्होंने एक अपनी जो मुद्रा होती थी जिसको हम कहते थे स्वर्णिम पेगोड़ा, ये पेगोड़ा को छापना शुरू किया, सिक्के की ढलाई करना शुरू किया। तो स्वर्णिम पेगोड़ा जो है वो डचों की सिक्के थे और जिसे उन्होंने कहां पर ढाला? उन्होंने यहाँ इन सिक्कों को चंद्रगिरी में ढाला था। याद रखना, पालीकट नाम की जगह पर, चंद्रगिरी के राजा का जो क्षेत्र था पालीकट, वहां पर।
आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने 1664 में डचों को 331/2% वार्षिक चुंगी देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। बहुत सिंपल सी बात है, याद रख लेना। किसने दिया था ये पूछा जाएगा यहां से, तो बस इतना ही है, औरंगजेब ने इनको स्वीकृति दी थी कि व्यापार करो। 1690 में पुलिगट के स्थल पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। कोई काम का नहीं है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब मैं बता रहा हूं। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया और कपड़े को एक निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को है। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। भाई तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, डचों ने भारतीय चीज को ही विश्व में फैला दिया, उसका नाम था भारतीय कपड़ा। 1779 में अंग्रेजों ने, 1759 में जब अंग्रेजों के साथ डचों का वेदरा नामक युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध, तो वेदरा के युद्ध में डच हार गए और डच जैसे ही अंग्रेजों से हारे, डचों के सारे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और डच खत्म हो गए। याद रख लेना, डच व्यापारिक जो व्यवस्था थी वो सहकारिता अर्थात कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित थी। याद रखना, उसे कार्टेल सिस्टम या कोऑपरेटिव सिस्टम कहते हैं। तो भारत में कार्टेल सिस्टम या सहकारिता के आधार पर व्यापार करने की शुरुआत किसने की थी? डचों ने की थी। दो फैक्ट याद रख लेना, भारत में कपड़े का व्यापार करने की शुरुआत डचों ने की और भारत में सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके व्यापार करने की शुरुआत जो है वो डचों ने की। हमने दो कंपनियों की बेसिक फीचर्स को समझा, पहले हमने पुर्तगाली पढ़ा और फिर हमने डचों को पढ़ा। उम्मीद है आप सब लोगों को दोनों के बेसिक से फीचर्स, बेसिक सी बातें समझ में आई होगी। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। कल से हमारी एक पेड क्लासेस भी शुरू होंगी 5 नवंबर से। उम्मीद है आप सब लोग उसके लिए भी एक्साइटमेंट में होंगे। हम 2025 का जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसको फोकस करते हुए पढ़ने वाले हैं। यहाँ फ्री क्लासेस में हम आप सबके बेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो निशुल्क रूप से चलती ही रहेगी। आपके बेस को मजबूत करना प्रथम कार्य है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठकर अच्छा प्रदर्शन कर पाए। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।